हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 जो कि होने वाला है बायोमॉलिक्यूल्स। और इसमें भी आज हम मतलब फर्स्ट वीडियो है ना, तो आज हम बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बहुत हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तुमको क्यों पढ़ना है। तो इसका आंसर अभी दे देती हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए तुमको पढ़ना है। और साथ ही साथ में ये बेसिक्स बनाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो आपको एमबीबीएस में मिलेगा, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, और वो फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो उस सब्जेक्ट के लिए ये जो चैप्टर है वो बेसिस बनाता है, इसीलिए ये पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ आपको मैं समझा देती हूँ, हर चीज़ लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है अब आप सोच रहे होंगे। हर चीज़ ऐसे लिंक्ड है कि इससे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा वो आपने पढ़ा सेल द फंडामेंटल एंड बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो अगला चैप्टर आपके सामने आया वो आया बायोमॉलिक्यूल्स। तो क्यों आया है बायोमॉलिक्यूल्स? बिकॉज हमने सेल का क्या पढ़ लिया है, हमने सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी कर ली है। अब हमें ये पढ़ना है कि उस सेल के अंदर कौन से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो। तो भाई क्या होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है? तो मॉलिक्यूल इज सिंपली ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम, है ना। आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, लेकिन हमारी सेल के अंदर भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना। तो कभी भी अगर कोई केमिस्ट्री वाला मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कभी नहीं, ऑल फॉर श्योर प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाने लगता है बायोमॉलिक्यूल। क्या कहलाने लगता है वो? बायोमॉलिक्यूल। बिकॉज बायो वर्ड का जो मीनिंग होता है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका मतलब ही होता है लाइफ। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे केमिकल कंपाउंड, जो भी सारे केमिकल कंपाउंड हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम लिविंग हो, मैं लिविंग हूँ, एक ट्री लिविंग है, एक बैक्टीरिया लिविंग है, फंजाई लिविंग है, उन सभी के अंदर जो भी केमिकल्स मिलते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, ऑल दे आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। उन सबको हम साथ में क्या बोलते हैं? हम सबको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में पक्के से? दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट हो गए तो हम उन्हें बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि चलिए बताइए कि हमारी बॉडी में ये केमिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर लोकेशन क्या होगी? बताओ कहाँ होगी? इन द सेल्स। जो अभी आप सेल पढ़ के आ रहे हो ना, सेल स्ट्रक्चर जो पिछले वाले चैप्टर में, उन्हीं सेल के अंदर ये सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? तो सारे केमिकल कंपाउंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द सेल। और हम इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ बायोमॉलिक्यूल्स कुड बी ऑफ टू टाइप, दे कुड बी ऑर्गेनिक, दे कुड बी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं वो कंपाउंड्स जो किसके बने होते हैं? कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक। एंड अदर देन कार्बन, जो और बाकी सारे कंपाउंड बचते हैं, दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एनी कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे जो बचे वाले सारे हैं दैट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, दे कुड बी ऑर्गेनिक एंड दे कुड बी इनऑर्गेनिक। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आपको समझ में इतनी बात आ गई। अब हर स्लाइड से कुछ सीखना भी तो ना, याद रखने वाली बात। तो इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि ठीक है, हमारे सेल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो कितने? वो या तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और या तो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और बहुत कुछ। तुम उसको सेल के अंदर से कैसे निकालोगे? तुमको तो पता करना है ना, तुम साइंटिस्ट हो, तुमको स्टडी करनी है, रिसर्च करना है कि ये सेल थी, सपोज दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर क्या क्या है। तो तुम उसको, उन सारे बायोमॉलिक्यूल्स को, तुम्हें ये पता है सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स है, लेकिन कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये तुम कैसे पता करोगे?
तो उसके लिए वी हैव अ कंप्लीट प्रोसीजर विच वी विल स्टडी अंडर एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ टिश्यू। हम प्रॉपर किसी टिश्यू का पूरा केमिकल एनालिसिस करेंगे कि इस टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हिंदी में समझ लो, फिर बाद में अपन रीड कर लेंगे क्या लिखा है। जनरली क्या करते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा साइंस की बुक में, जो प्याज होती है ना, प्याज अनियन की पील एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे रहती है ना, पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर रहता है अनियन में, उस पील को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस पील को किस में ले लेते हैं, मोटार एंड पिस्टल। मोटार एंड पिस्टल क्या होता है, दिस जो जनरली होम्योपैथिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, दिस इज नोन एज मोटार एंड पिस्टल। मोटार एंड पिस्टल में हमने हमारा सेल लिया, ठीक है, टिश्यू सैंपल लिया, सेल नहीं लेते हम, टिश्यू लेते हैं। सेल लेना पॉसिबल नहीं ना, इट इज़ वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम टिश्यू लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। हमने टिश्यू लिया अपना, और उसमें हम क्या डालते हैं, हम उसमें डालते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या डालते हैं हम उसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और हम उसको कच 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 ऐसे ऐसे करके हम लोग उसे बहुत ज़ोर से कूट देते हैं या ग्राइंड कर देते हैं। इंग्लिश में ग्राइंड कर देते हैं, हिंदी में कूट देते हैं, ठीक है, कट 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 आवाज़ आएगी। अब कूटने के बाद क्या होगा, एक घोल, गाढ़ा सा एक स्लरी फॉर्म हो जाएगा, घोल बन जाएगा। उस घोल को क्या करा जाता है, फिल्टर पेपर या फिर चीज़ क्लॉथ, एक कपड़ा, या तो इसे फिल्टर पेपर बोलते हैं, या फिर जो पतला छन्नीदार कपड़ा होता है ना, जिसे चीज़ क्लॉथ बोलते हैं, उस चीज़ क्लॉथ के थ्रू उसको ऐसे करके पास कर दिया जाता है, ठीक है। उस ऐसे करके उसमें से एक पूरी जो स्लरी आपके यहाँ पे तैयार हुई, उसको चीज़ क्लॉथ से पास कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कभी भी कोई गाढ़े से घोल को आप किसी कपड़े में से निकालोगे तो क्या होगा, कुछ पानी पानी जैसा है वो नीचे आ जाएगा, और कुछ गाढ़ा गाढ़ा जो रहेगा वो ऊपर कपड़े में रह जाएगा। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू, जनरली वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर, कोई सा भी टिश्यू ले लेते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। किसमें, क्या डाल के ग्राइंड करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल के ग्राइंड करते हैं टू गेट अ थिक स्लरी। और फिर हमें क्या मिल जाता है, एक गाढ़ा सा वो मिल जाता है, घोल मिल जाता है, स्लरी मिल जाती है। उस स्लरी को क्या करते हैं, चीज़ क्लॉथ या फिल्टर पेपर से हम लोग उसे फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमको 2 सेक्शन मिलते हैं। कितने सेक्शन मिलते हैं, 2। जो चीज ऊपर इकट्ठा होके, जो चीज थिक वाला था, गाढ़ा वाला था, जो ऊपर इकट्ठा रह गया, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। उसे हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर रह गया, दैट इज नोन एज रिटेंटेट। जो ऊपर रह गया मतलब ये होता ही बचा खुचा है, तो जो ऊपर रह गया इस कपड़े के, दैट इज नोन एज रिटेंटेट। और जो पानी था बहुत ही पतला था, थिन था, काफ़ी ज़्यादा विस्कस था, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो बह के नीचे आ गया, तो दैट इज फिल्ट्रेट। तो जो आपने छानने के बाद आपको जो 2 एलिमेंट मिले, तो जो उसमें ऊपर इकट्ठा हुआ है दैट इज द रिटेंटेट, और जो नीचे बहकर आ गया है दैट इज द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को बोला जाता है एसिड सॉल्युएबल पूल। क्या बोला जाता है फिल्ट्रेट को, एसिड सॉल्युएबल पूल। और जो रिटेंटेट है, क्योंकि वो एसिड में नहीं डिसॉल्व हुआ था तभी तो वो ऊपर रह गया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युएबल पूल या फिर फ्रैक्शन। तो जो फिल्ट्रेट है वो नीचे इसीलिए आया क्योंकि वो इस एसिड में डिसॉल्व होता था, इसीलिए उसे हमने बोल दिया एसिड सॉल्युएबल पूल। जो रिटेंटेट है वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाया था, इसीलिए वो ऊपर रह गया, वो नीचे नहीं आया बह के। दैट इज वाई दिस रिटेंटेट इज नोन एज एसिड इनसॉल्युएबल पूल। क्लियर हो गई बात। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछती हूँ, अभी देखो आप खुद आंसर करोगे। आपने एक छन्नी रखी, क्या रखी, छन्नी। आपने कभी वो देखा होगा स्टेन होते हुए रेत को, सैंड होती है ना, सैंड, कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने अगर नोटिस किया हो तो जो सैंड होती है उसको एक बड़ी सी सीविंग ट्रे के सामने से करके उस सैंड को डालते जाते हैं, तो क्या होता है, सैंड जो होती है वो सीविंग से निकल जाती है, छन्नी से पीछे इकट्ठा होती जाती है, और जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह रेत में रहते हैं वो आगे इकट्ठा हो जाते हैं। देखा होगा आपने। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो जो बड़ा सा पत्थर था जो रेत में था, इतना बड़ा कुछ भी, वो उस तरफ रेत की तरफ क्यों नहीं गया। अब बोले कि मैम आप कैसे क्वेश्चन कर रही हो यार, वो पत्थर इतना बड़ा था और जो छन्नी वहाँ या सीव रखी हुई थी उनके इतने छोटे छोटे होल्स थे जिससे सिर्फ रेत निकल सकती थी, पत्थर तो इतना बड़ा था ना। अच्छा, तो मतलब यही चीज़ तो यहाँ हो रही है। जो चीज़ रिटेंटेट में है वो रिटेंटेट में है ही इसीलिए क्योंकि उसका साइज फिल्टर पेपर या चीज़ क्लॉथ के गड्ढों से बड़ा है।
वो मॉलिक्यूल बड़ा है, इसीलिए वो किस में है, रिटेंटेट में है। और जो बहकर नीचे आ गए, फिल्ट्रेट में आ गए, मतलब उन मॉलिक्यूल्स का साइज उस चीज क्लॉथ या फिल्टर पेपर के पोर्स से छोटा था, तभी उनको क्रॉस करके नीचे आ गए। तो आपको ध्यान रखना है फिल्ट्रेट में कौन से वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे, छोटे छोटे वाले। तो इसीलिए यहाँ लिखा है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स। और जो रिटेंटेट है इसमें कौन से वाले, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ आपको? तो आप ध्यान रखिए, आपने जब टिश्यू की स्टडी करी, ठीक है, आपको एक टिश्यू की स्टडी करनी है कि इसमें कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपने टिश्यू लिया, टिश्यू में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, आपने उसे ग्राइंड किया, आपको एक स्लरी मिली। स्लरी को आपने चीज क्लॉथ से फिल्टर करा। फिल्टर करने के बाद में आपको पहला सेक्शन मिला फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल, दूसरा मिला आपको रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये पूरा फिल्टर होके नीचे इसीलिए आ गया क्योंकि इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स थे। तो हमेशा ध्यान रखिए फिल्ट्रेट में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है। छोटे हैं तो इसलिए उनका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। और रिटेंटेट वो ऊपर इसीलिए रह गए क्योंकि उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कि उसमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे और उनका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इजी स्टोरी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो आपने यहाँ से एक और चीज़ सीखी कि बायो मॉलिक्यूल्स कुड बी ऑफ 2 टाइप। जो बड़े वाले होंगे उनको आप बोलोगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे वाले होंगे उनका आप क्या बोलोगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। गॉट दिस पॉइंट? ओके, चलिए, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हम और कुछ देखते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, आप कैसे एनालिसिस करोगे किसी भी लिविंग टिश्यू का, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो बस आपको पता चल गया ना, जो नीचे आ गए वो कौन से हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनकी स्टडी कर लो। जो ऊपर रह गए वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनकी स्टडी कर लो। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जो हमने एनालिसिस करा दैट वाज फॉर ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक, लेकिन अब हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करना है। किसका करना है, इनऑर्गेनिक। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, बायो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक टाइप के भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप के भी हो सकते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक वाले करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज़ करा, ठीक है, बेसिकली कंपोजिशन जानने के लिए और ऑर्गेनिक चीज़ों को जानने के लिए। अब हमें पता करना है कि उस सेल के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने कोई टिश्यू लिया, सपोज ये लिवर था हमारा, और आपने लिवर से इतना पोर्शन यहाँ से कट करके, ये जो इतना सा पीस ऐसे करके यहाँ जो मिलेगा आपको, ये पीस आपने ले लिया, ये लिवर का वाइट कलर का पीस आपने ले लिया। आपने इस पीस ऑफ लिवर को मेजर किया, तो इसका वेट आया 50 ग्राम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका वेट आया कितना, 0.5 ग्राम्स। कितना आया इसका, 0.5 ग्राम्स, या फिर हटाओ नहीं तक कन्वो ही कहो ना, इसका वेट आया 1 ग्राम। 1 ग्राम का ये जो है ये पीस ऑफ टुकड़ा है, ज़रा सा टुकड़ा जो है ये कितना है, 1 ग्राम का ये टुकड़ा है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो ये 1 ग्राम वेट आया है, 1 ग्राम जो वेट आया वो किस चीज़ का वेट है। अभी इस पीस ऑफ लिवर में क्या क्या चीज़ें हैं, बताओ आप क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे अकॉर्डिंग अभी इस पीस ऑफ लिवर में ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को मैं लिखूंगी O से। इस लिवर के पीस के अंदर अभी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी हैं, अग्रीड, बायोमॉलिक्यूल्स है ना, तो ऑर्गेनिक टाइप के भी हैं, इनऑर्गेनिक टाइप के भी हैं, IO, और साथ ही साथ में इस पीस ऑफ लिवर में अभी वाटर भी है। क्या है इस पीस ऑफ लिवर में, वाटर। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने ये टुकड़ा निकाला है इसमें अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और साथ में पानी है। जब हम इन तीनों चीज के वेट को कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसके साथ साथ में वाटर, दिस वेट इज नोन एज वेट वेट।
क्या बोला जाता है इस वाले वेट को? दिस वेट इज नोन एज वेट वेट। वेट वेट, क्यों वेट वेट बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें पानी है। द वे अ लिविंग टिश्यू वेट वेट, ठीक है। अभी हमने जो कौन सा वेट लिया? वेट वेट, तो वो कितना आया? 1 ग्राम्स आया, 1 ग्राम्स। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरा पीस ऑफ लिवर है, बढ़िया से जो मेरा पीस ऑफ लिवर है, इसको मैंने अब रख दिया थोड़ी देर धूप में। मैंने इसको थोड़ी देर कहाँ रख दिया? धूप में। मैं सन बना देती हूँ यहाँ कहीं पे, लो ये सन बन गया। इस सन में मैंने इस पीस ऑफ लिवर को रख दिया। तो धूप में रखने से बताओ क्या होगा? धूप में रखने से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। अब इस पीस ऑफ लिवर में बचेगा ऑक्सीजन प्लस इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे मैं की बना देती हूं, O फॉर है ऑर्गेनिक और IO का मतलब है इनऑर्गेनिक। O का मतलब ऑर्गेनिक, IO का मतलब इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने धूप में रख दिया था तो इसीलिए पानी क्या हो गया? उड़ गया। नाउ दिस विल बी नोन एज, अब हम इसको क्या बोलेंगे? नाउ इट विल बी नोन एज ड्राई वेट। क्या बोलोगे अब आप इसको? ड्राई वेट। एट 110% श्योर ये जो ड्राई वेट होगा ये लेस देन 1 ग्राम्स होगा, 1 ग्राम से कम ही होगा। 1 ग्राम्स तब था वेट जब उसमें पानी भी था। 1 ग्राम वॉज द वेट वेट। अब हमने उसमें से जब वाटर को इवेपोरेट करा दिया है तो नाउ वट एवर इज लेफ्ट इट इज नोन एज ड्राई वेट, और वो ऑब्वियसली 1 ग्राम से तो कम ही होगा। तो वे आर लिविंग टिश्यू वेट वेट एंड इट इज ड्राइड। अब हमने उसे ड्राई कर दिया तो हमें जो वेट मिलेगा इट इज द ड्राई वेट टू इवेपोरेट वाटर। ड्राई क्यों किया हमने? ड्राई करने का रीजन क्या था? कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाए। समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो हमने वेट वेट किया तो हमें समझ में आ गया कितना है। फिर हमने उस टिश्यू को थोड़ी देर धूप में रख दिया तो क्या होगा? उससे पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब जो आपके पास बचा वो ड्राई वेट था। नाउ अब आते हैं केमिस्ट्री पे। यहाँ भूल जाओ क्या लिखा है। केमिस्ट्री में आपने 9th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी। 9th क्लास में आपने क्या रिएक्शन पढ़ी थी? व्हेनेवर वी मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेनेवर वी बर्न CH4 plus oxygen, they will convert into carbon dioxide and water. चलो 9th क्लास में नहीं पढ़ी होगी तो आपने 11th में पढ़ी होगी। 11th में अभी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज नोन एज कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था मैंने? यहाँ पे जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो लिया था मैंने मीथेन, CH4। मैंने जब उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या बना यहाँ पे बना CO2 एंड वाटर। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, आप चाहें इस CH4 की जगह कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। आप यहाँ पे मीथेन है, आप इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, प्रोपेनोइक एसिड ले लो, आप प्रोपेनॉल ले लो, आप कुछ भी ले लो। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, अगर आप उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हो, जो प्रोडक्ट होंगे दैट विल बी सेम एवरी टाइम। हमेशा प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा फॉर श्योर, हमेशा। आई बात समझ? तो इसीलिए आपको यहाँ से क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो ड्राई वेट था, जो ड्राई वेट के बाद जो हमारा टिश्यू बचा था, जो हमारा लिवर का पीस बचा था, हमने उसका ड्राई वेट मतलब पानी उड़ाने के बाद जो भी बचा हुआ था हमने उसको बर्न कर दिया। ये जो है हमारा पीस ऑफ लिवर, ऐसा ये हमारा पीस ऑफ लिवर है जो ऊपर बना हुआ है। इस पीस ऑफ लिवर को मैंने कर दिया बर्न, जला दिया।
इस पीस ऑफ लिवर को मैंने क्या कर दिया, जला दिया। तो अब बताओ क्या होगा, अभी ये ड्राई वेट वाला है, ड्राई वेट वाला है, ये ड्राई वेट वाले को मैंने जला दिया, तो बताओ क्या होगा। ड्राई वेट में ऑलरेडी सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो बर्न करने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उड़ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। समझ में आई बात, जला क्यों रहे हैं, हमने ड्राई वेट को इसलिए बर्न कर रहे हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट, मतलब ऐसे करके हट जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेपराइज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के फॉर्म में। और अब जलने के बाद कोई भी चीज को जला दोगे तो क्या बन जाता है, जलने के बाद बन जाता है ऐश। क्या बन जाता है, ऐश, राख। तो यहाँ पे जो ऐश फॉर्म होगी बर्न करने के बाद, उसमें बताओ क्या होगा, कौन सा कंपाउंड होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐश में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या प्रेजेंट होंगे ऐश में, सिर्फ और सिर्फ, ऐश में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आया, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, हाँ बोल रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो हम जैसे ही इसको बर्न करेंगे ऐश बनेगा और ऐश में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम ऐश को मेजर कर लेंगे कितना है वेट, तो जो ऐश का वेट होगा वही इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का वेट होगा। और हम यहाँ पे कर क्या रहे थे, वी वर एनालाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सेल। आ गई बात समझ। इट इज़ फुली बर्न्ड, हमने यहाँ तक वाटर इवेपोरेट कर लिया था। अब देखो रीड करो क्या लिखा है, इट इज़ फुली बर्न्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। उसे अगली स्टेप में जला दिया, जिसके कारण क्या है, कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, वो किस में चेंज हो जाएं, वो चेंज हो जाएं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड इट फॉर्म्स ऐश। और उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऐश। द ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो ऐश में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐश में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ये सारी इनऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ऐश में। समझ गए। तो वेट वेट में क्या क्या रहता है, वेट वेट में रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेट एंड वाटर का वेट। ड्राई वेट में क्या क्या रहता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपने यहाँ पे इवेपोरेशन करके वाटर को इवेपोरेट करा दिया, धूप में रख के वाटर को इवेपोरेट करा दिया। एंड लास्टली आपने उसे बर्न किया टिश्यू को, ड्राई वेट वाले टिश्यू को बर्न किया, तो क्या होगा, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कंबस्शन के साथ साथ में वो हट गए। और अब यहाँ पे जो ऐश बचेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर, पूरी कहानी समझ में आई। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम कैसे किसी सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालिसिस करेंगे। क्लियर, ओके, चलो वेरी गुड। तो ये हो गया, ये हो गया, इसे इरेज करना चाहूँगी मैं अब। एंड नेक्स्ट नाउ, अब हमें पता चल गया हमारी सेल के अंदर क्या क्या था, हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे कंस्टिट्यूएंट्स पता कर लिए। अब सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद हमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चली कि हमारी बॉडी में भी सारे जो सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो उसी रेशियो में प्रेजेंट हैं जिस रेशियो में अर्थ की क्रेस्ट में प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग हो गई ना ये फैक्ट। तो सपोज अर्थ की क्रेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, अर्थ की क्रेस्ट में अगर आप ये टेबल देख के कंपेयर करो तो अर्थ की क्रेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन। और सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। मतलब कि जो परसेंटेज कंपोजिशन, जो परसेंटेज वेट अर्थ की क्रेस्ट में है वही अराउंड परसेंटेज उसी रेशियो में, मतलब सेम नहीं बोलूँगी कि उतना ही हमारी बॉडी में, उतना नहीं है, उसी परसेंटेज में रेशियो में हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। इससे हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि वी आर मेड फ्रॉम मिट्टी एंड वी विल गो इनटू मिट्टी। सुना नहीं, हिंदी की एक कहावत है, मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे। तो तुमने अपने जीवन में जो इंसान इतनी चीज़ें समेटता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी जहाँ से डेवलप हुए हो, डेथ होने के बाद वापस से उसी मिट्टी को तुम सौंप दिए जाओगे। तो घमंड मत रखो किसी चीज़ का, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, उधार की जिंदगी है पूरी, सब कुछ नेचर का है, मदर अर्थ का है।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है, इट इज शोइंग अस दैट द रेशियो बिटवीन द टू थिंग्स आर सेम, बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड आवर बॉडी, दैट मीन्स द मिनरल कंपोजिशन ऑफ द टू आर सेम। ठीक है, नाउ जस्ट मूव ऑन टू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपको अभी मैंने समझाया कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, आप चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। बड़े वाले जो हो गए आप उसे क्या बोलोगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे वाले हैं उसे आप क्या बोलोगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आपको इस चैप्टर में यही करना है, पहले आपको सारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी, एंड देन जब हम सारे बायो छोटे छोटे वाले मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में मैं आपको सिर्फ बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। आपको क्या याद रखना है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में आपको ये याद रखना है जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। वेरी गुड। किस सेक्शन में मिलते हैं ये, एसिड सोलुएबल क्या एसिड इनसोल्युबल, तो आपको ध्यान रखना है दे आर फाउंड इन एसिड सोलुएबल पूल। एसिड सोलुएबल पूल जो नीचे छन कर आ गया था ना फिल्ट्रेट, उसमें ये मिलते हैं। ओके, क्लियर। नाउ व्हाट आर द 4 बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट यू हैव टू स्टडी। नंबर 1 यू हैव टू स्टडी अमीनो एसिड्स। क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको पढ़ने हैं अमीनो एसिड्स। सेकेंड नंबर पर आपको पढ़ने हैं लिपिड्स। थर्ड नंबर पे आपको पढ़नी है शुगर्स, एंड फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है नाइट्रोजनस बेसिस। दीज आर द 4 बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की 2 कैटेगरी कैसे याद रखोगे, मतलब क्राइटेरिया क्या है, कोई किसी को आप माइक्रो मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हो। नंबर 1 उसका वेट 1000 डाल्टन से कम था, एंड नंबर 2 क्या याद रखना है, नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि वो एसिड सोल्युबल पूल में मिलता है। याद रहेंगी 2 बातें, ओके। और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपको ये 4 चीजें डिटेल में पढ़नी है, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर्स एंड नाइट्रोजनस बेस। तो इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगी ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड आर नथिंग बट द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। जब ये चारों हम पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बस 2 सेक्शन में ये चैप्टर डिवाइडेड है, लास्ट में एंजाइम्स वगैरह है, मेटाबॉलिज्म है, एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। द एसिड सोल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। ये बात ध्यान रखिए, जो एसिड सोल्युबल पूल है ना वो हमें क्या बता रहा है, वो हमको ये चीज़ बता रहा है कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट था। जो भी हमें एसिड सोल्युबल पूल में मिलेगा, इसका ये मतलब है कि सेल के साइटोप्लाज्म में भी वही चीज़ें प्रेजेंट थी। तो आप तो सेल की स्टडी कर रहे हो ना, इसलिए तो आपने उसमें ये सब नाटक करे थे इतने सारे कि उसको पहले कूटा, फिर छाना, फिर 2 स्पूल निकाले अलग अलग, ताकि आपको पता लग पाए। तो आपको अल्टीमेटली क्या पता लगेगा, जो एसिड सोल्युबल पूल है उसमें वही सारे एलिमेंट्स होंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सारे प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं, चलिए बढ़िया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स एंड हमने क्लासिफिकेशन देखा इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड साथ ही साथ में हमने सीखा हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू। अगर कोई भी डाउट है तो डाउट को मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में, और बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।